Hello everyone. Today we are going to start with the topic decline of Mughal Empire. मुगल एम्पायर का कैसे डिक्लाइन होता है। किसी भी एम्पायर का डिक्लाइन सडन नहीं होता है, बट हम लोग देखते हैं बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी से हम लोग देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। इसके बहुत सारे रीजंस भी दिए गए हैं स्कॉलर्स के द्वारा। बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि औरंगज़ेब का पॉलिसी जो था वो बहुत ही तरह से कहा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल था डिक्लाइन ऑफ मुगल का। लेकिन बहुत लोग कहते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं इस चीज़ को और बोलते हैं कि नहीं, औरंगज़ेब के केवल पॉलिसीज़ को हम लोग नहीं कह सकते, वो एक जस्टिसिएबल थ्योरी नहीं हो सकता है कि केवल औरंगज़ेब का पॉलिसी ही एक रीज़न था डिक्लाइन ऑफ मुगल के। दिस औरंगज़ेब objective of unifying the entire country under one central political authority was though justiciable in theory and not easy in practice। औरंगज़ेब, ये कहना आसान है बट एक थ्योरी में हम लोग देखेंगे तो ये इजी नहीं था। औरंगज़ेब के डेथ के बाद भी हम लोग देखते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रहता है, बट उनके जो लेटर मुगल्स आते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। हम लोग ये भी चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि औरंगज़ेब जो थे उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था राजपूत स्टेट के साथ। बहुत सारा उनका मतलब राजपूत स्टेट के साथ उनका वीकेंड था, मतलब उतना अच्छा संबंध नहीं था। लेकिन वहीं पे लेटर मुगल्स का हम लोग देखते हैं कि राजपूत स्टेट के साथ संबंध अच्छा हो जाता है। औरंगज़ेब जो थे वो बहुत रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थे एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदू रूलर सीरियसली डैमेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। उनका जो पॉलिसी था हिंदू रूलर्स के तरफ वो बहुत ही अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर अनस्टेबल होता है और उसका स्टेबिलिटी डैमेज होता है मुग़ल एम्पायर का। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिसी हिंदू रूलर्स के तरफ अच्छा नहीं था। औरंगज़ेब बहुत सारे अटैम्प्ट भी करते हैं, जजिया लाते हैं। औरंगज़ेब मेड एन अटैम्प्ट टू रिवर्स दिस पॉलिसी बाय इम्पोजिंग द जियाद डिस्ट्रॉइंग सेवरल हिंदू टेम्पल्स। वो बहुत सारा हिंदू टेम्पल्स जो था उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, नॉर्थ में जो हिंदू टेम्पल्स थे, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं हिंदूज़ पे। तो ये जो थे वो एक बहुत नॉन कम्युनल अप्रोच के रूलर थे औरंगज़ेब। वहीं पे लेटर मुगल्स में हम लोग देखते हैं कि उनका पॉलिसीज़ जो था वो राजपूत स्टेट और हिंदूज़ के साथ कम्युनल अप्रोच में चलता है। ये जो थे, जब औरंगज़ेब थे, ये जो जब तक रहते हैं रूलर, इनके रेन में हिंदू और मुस्लिम में अपर कास्ट में बहुत ही गल्फ हो जाता है, वाइडन हो जाता है गल्फ। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉन कम्युनल इन अप्रोच। और मुगल पावर शुड नॉट बी ओवरस्टेड। दिस पॉलिसी वॉज फॉलोड ओनली इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन। हम लोग देखते हैं कि मुगल पावर जो लेटर रीजन्स आता है, लेटर जो मुगल रूलर्स आते हैं वो कम्युनल अप्रोच के थे। जियाब का भी अबॉलिश्ड हो जाता है। जियाब का जब औरंगज़ेब का डेथ हो जाता है और जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे टेम्पल्स वो कम हो जाता है। तो ऐसा कहना भी गलत नहीं है कि औरंगज़ेब नहीं थे रिस्पॉन्सिबल। औरंगज़ेब का भी कुछ रोल था डिक्लाइन ऑफ मुगल में, बट पूरा रोल औरंगज़ेब का था डिक्लाइन ऑफ मुगल में, ये कहना गलत है। नाउ द रोल ऑफ लेटर मुगल्स। रोल ऑफ लेटर मुगल्स हम लोग देखेंगे, रोल ऑफ फॉरेन इन्वेजन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। लेटर मुगल्स का क्या रोल था वो हम लोग देखेंगे। वो लोग बहुत रिबिलियस थे नेचर के, इन लोगों को बस सत्ता चाहिए था, इन लोगों को रूल करना था। ये लोग में यूनिटी नहीं था, नेशन के लिए, मदरहुड के लिए फीलिंग नहीं था, पेट्रियाटिज्म का। इन लोगों को रूल करना था। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश आ जाते हैं और हम लोगों को कॉलोनियल रूल हो जाता है इंडिया पे। क्यों होता है? बिकॉज वी डिड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग अस, वी डिड नॉट हैव यूनिटी। हम लोगों को बस अपना स्टेट रूल करना है और दूसरा का कैप्चर करना है। इंडिया में ही ये लोग यूनाइट नहीं थे, जो कि हम लोग बाद में देखते हैं कि यूनिटी आता है, जिसके वजह से कॉलोनिज्म जो था इंडिया में वो ख़त्म हो जाता है, ब्रिटिश रूल जो था वो ख़त्म हो जाता है। रोल ऑफ फॉरेन इन्वेजन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली जो है वो लूट हुआ था और डिफरेंट इन्वेजन हुआ था, जिसके वजह से जो करेंसी था, या हम लोग कह सकते हैं जो डायमंड्स थे, वो लेके चला गया था, फॉरेनर्स के द्वारा इन्वेड किया गया था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर में डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। डिसइंटीग्रेशन मतलब अनयूनाइट होना। जितने भी मुगल के अंदर स्मॉल स्टेट्स थे, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक,
No, different states were there, and they now did not wanted to be with the Mughal Empire. Why they did not wanted to be with the Mughal Empire? As we see that the Mughal Empire started declining, and the role and the prestige of the Mughal Empire started declining, they wanted now to declare independence. Now slowly they started declaring independence from the Mughal Empire. धीरे धीरे क्या करते हैं, बंगाल, अवध, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक बंगाल अलग कैसे हुआ, हैदराबाद, कर्नाटक. सो डिफरेंट स्टेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंस कर लेते हैं मुगल एम्पायर से. नाउ रोल ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब का क्या रोल रहा, शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या रोल रहा है. ऐसे मैंने आई हैव गिवन यू शॉर्ट introduction also in the previous slide. Now in this slide we will just look to the main points. Many harmful policies of the Aurangzeb gave a setback to the Mughal Empire. बहुत सारे harmful policies थे ऐसे औरंगजेब के जो setbacks दिए, और आप प्लीज़ ये सब points को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. just don't take the screenshots and be there. You should write down in your notebook, in your page, take out sheet, just write it down, because if you are not going to write it down, you are not going to remember it. You will forget it. So please write it down. So many harmful policies of औरंगजेब gave a setback to the Mughal Empire. बहुत सारे औरंगजेब के ऐसे ऐसे harmful policies थे जो setback देता है मुगल एम्पायर के. जैसे कि उनका नेचर राजपूत स्टेट्स के साथ अच्छा नहीं था, हिंदूज़ के साथ अच्छा नहीं था, वो हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे. तो ये सब के चलते क्या होता है, डिसकंटेंट होता है पॉपुलेशन में, वो नहीं रहना चाहते हैं उस स्टेट के साथ, तो रिबिलियस होने लगते हैं नेचर में. बट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टिल क्वाइट एफिशिएंट. बट हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि भले ही औरंगजेब का पॉलिसी बहुत ही हार्मफुल था, रिबिलियस था नेचर में, नॉन कम्युनल अप्रोच के थे वो, बट तब भी उनका एम्पायर जो था वो काफ़ी इफिशिएंट था. मुगल डायनेस्टी हैड स्टिल रिस्पेक्ट इन द कंट्री. और अभी भी मुगल डायनेस्टी का रिस्पेक्ट था कंट्री में. मुगल आर्मी वो स्टिल स्ट्रॉन्ग, और अभी भी मुगल आर्मी स्ट्रॉन्ग था. लेकिन 1707 में हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब का डेथ हो जाता है, और 1708 में अ यंग मैन बहादुर शाह बिकम्स द रूलर, बट ही फेसेस मैनी चैलेंजेस. हम लोग देखते हैं 1708 में जैसे ही डेथ होता है, 1708 में एक यंग रूलर, एक यंग मैन आते हैं बहादुर शाह, और वो स्टार्ट करते रूल करना मुगल एम्पायर को. बट जैसे ही वो स्टार्ट करते उनको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. व्हाई ही फेसेस फाइनेंशियल क्राइसिस? ही फेसेस फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज पहला चीज़ कि जो एम्पायर था, जो कोर्टियर्स थे वो बहुत ही करप्ट थे, करप्शन स्टार्ट हो गया था, फेवरेटिज्म चल रहा था, फेवरेटिज्म के साथ प्रमोशन चल रहा था, फेवरेट्स को प्रमोशन देना, और स्टेट्स का वॉर चल रहा था डिफरेंट स्टेट्स के साथ. और जब किसी स्टेट का वॉर चलता है तो उसका इकोनॉमी हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्लाइन करने लगता है. जैसे कि यूक्रेन का जैसे वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का, तो करंट सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स को, जैसे कि अमेरिका एंड डिफरेंट स्टेट आर फेसिंग इट, उसके वजह से दिक्कत हो रहा है, पेट्रोल का प्राइसेस राइज हो रहा है. तो जब भी कोई वॉर होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस अरोज करता है. तो कोई भी वॉर इज़ नेवर गुड, एनी वॉर इज़ नेवर गुड फॉर एनी ऑफ द सोशल कॉजेस. So political crisis due to the revolt, his policy towards all his rebel. और political crisis भी हो रहा था, क्यों? क्योंकि revolt हो रहा था, rebel हो रहा था. वो लोग चाहते थे रूल करना, वो लोग चाहते थे कि हम किंग बने. तो नोबल्स में ही फाइट चल रहा था. ये भी चीज़ उनको देखना था, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखना था. तो जब बहादुर शाह 1708 में रूलर बनते हैं ना, तो उनको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना. डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगता है, जिसका हम लोग डिफरेंट रीजंस देख लिए हैं. औरंगजेब का देख लिए रीज़न, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब का डेथ हो जाता है. औरंगजेब के बाद कौन आते हैं? बहादुर शाह आते हैं. बहादुर शाह को क्या क्या फेस करना पड़ता है? पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ता है. बहादुर शाह का एटीट्यूड कैसा था वो हम लोग अब देखेंगे. ये जो थे ये डोमिनेंट एटीट्यूड्स जो हिंदू राजा रखते थे. इनका जो अप्रोच था वो कम्युनल अप्रोच था. ये हिंदू राजास के साथ अच्छे से रहते थे. और लेटर मुगल्स का हम लोग देखते हैं कि जो संबंध था हिंदूज के साथ या हिंदू राजास के साथ वो बेहतर होने लगता है, क्योंकि उनको पोजीशंस भी दिया जा रहा था कोर्ट में. महाराजा अजीत सिंह ऑफ
मारवाड़ एंड महाराजा विजय सिंह ऑफ अम्बेर के साथ भी इनका संबंध अच्छा होता है। मराठा ही गेव हाफ हार्टेड कॉन्सुलेशन, लेकिन मराठास के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि ये चौथ तो अलाउ करते हैं डेक्कन रीजन में लेने के लिए, लेकिन सरदेश मुखी अलाउ नहीं करते हैं। ये साहू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ मराठा किंग। इनिशियली ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ पीस टुवर्ड्स द सिख। इनिशियली जो इनका पॉलिसी था ना सिख की तरफ, वो स्टैंड्स अच्छा था, बट जैसे ही बंदा बहादुर आते हैं वो ही ट्राइज टू स्टैब्लिश अ सेपरेट स्टेट, सिख स्टेट, तो फिर सिख के साथ ना इनका संबंध अच्छा नहीं रहता। और औरंगज़ेब के समय भी हम लोग जानते हैं कि सिख के 10 गुरुज थे और एक 1 गुरु जो थे उनको मारा गया था किनके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा। सो सिख का संबंध तो उनके समय तो अच्छा नहीं था औरंगज़ेब के समय, बट इनके समय थोड़ा सा बेहतर हुआ था इनिशियली, बट बाद में फिर बंदा बहादुर आते हैं, बोलते हैं कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, सिख स्टेट, तो फिर से संबंध जो है वो डिटोरिएट करने लगता है। द रिलेशनशिप स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। लेकिन इनका जो था बुंदेलास और जट के साथ पीस था। ही वॉज दो सक्सेसफुल विद अदर रिलेशंस विद देम, बट हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन स्टार्ट वॉज डेटोरिएटिंग। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो स्टार्ट में डेटोरिएट करने लगा था। क्यों? बिकॉज ऑफ रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशन ऑफ नोबल्स। हिज क्रिएटेड फाइनेंशियल बैंकरप्सी इन द एम्पायर। दिस वॉज अ ग्रेव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द बहादुर शाह। बहादुर शाह के रीजन में ग्रेव डेवलपमेंट क्या हुआ था? फाइनेंशियल बैंकरप्सी होने लगा था। यही चीज़ औरंगज़ेब के समय में फाइनेंशियल बैंकरप्सी नहीं हुआ था, लेकिन बहादुर शाह के रीजन में हम लोग क्या देखते हैं? फाइनेंशियल बैंकरप्सी होने लगता है। और किसी भी स्टेट का अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं किसी वॉर को, आप स्टेबलाइज नहीं रह सकते हैं। बट इनके रेन में हम लोग क्या देखते हैं कि रेकलेस, वही ग्रांट्स ऑफ जागीर, प्रमोशन होता है, कोटियस जो थे, फेवरेटिज्म चलने लगता है। तो ये सब जो था ना वो एक नेगेटिव फैक्टर्स था औरंगज़ेब के बाद जो बहादुर शाह आते हैं उनके रेन का। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किंग मेकर स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ किंग मेकर? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। जैसे ही डेथ होता है बहादुर शाह का, नोबल्स के बीच में तो फाइट ही हो रहा है कि हमको बनना है किंग, हमको बनना है किंग, तो किंग मेकर स्टार्ट हो जाता है। अब किंग मेकर में क्या होता है ना कि एक जो रिच मर्चेंट होता था, उस समय रिच मर्चेंट्स होते थे वो, या रिच नोबल्स या जो स्ट्रॉन्ग नोबल्स होते थे, वो एक ऐसे नोबल को किंग बनाते थे जो वीक रहते थे, ताकि वो उनके इशारों पर काम कर पाए। तो किंग मेकर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आफ्टर बहादुर शाह 1 कम्स किंग मेकर सिस्टम। जैसे ही बहादुर शाह 1 जाते हैं, किंग मेकर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इन विच विद द हेल्प ऑफ whom the king was made and the king makers made the king to the weak king, and the next ruler after the Bahadur Shah was the Jahandar Shah with the help of the Zulfikar Khan who acted as a king maker। अब औरंगजेब रूलर बने, बहादुर शाह बने, अब स्टार्ट हो गया किंग मेकर। अब नेक्स्ट रूलर जो बनते हैं वो बनते हैं जहेंद्र शाह बहादुर शाह के बाद। लेकिन इसमें किंग मेकर कौन एक्ट किया था? जुल्फ़िकार खान। और किंग मेकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था, क्योंकि यही डिसाइड करते थे पॉलिसीज़ को और डिफरेंट चीज़ को, क्योंकि जो रियल किंग रहता था वो तो वीक रहता था, तो वो कैसे डिसाइड करेगा? सो किंग मेकर वॉज द रियल किंग एंड जहेंद्र शाह वॉज just a king for a name। Now next we see that किंग और किंग मेकर 2 ब्लॉक्स मैंने अच्छे से बना दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ जस्ट राइट डाउन इन योर नोट्स, जस्ट राइट योर students, please just write that whatever is the slides we are going with it, you should write down in your copy, you should note it down so that there is no confusion। Now जहेंद्र शाह बनते हैं नेक्स्ट रूलर, और जुल्फ़िकार खान जो है वो किंग मेकर की तरह एक्ट करते हैं। जहेंद्र शाह कैसे रूलर थे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जहेंद्र शाह जो थे वो एक वीक रूलर थे, होली डिवोल्व्ड इन प्लेजर, उनको बस प्लेजर चाहिए था। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्थलेस फ्लैटरर्स एंड फेवरेट्स, ये इन्फ्लुएंस में हमेशा रहते थे, फ्लैटरर फेवरेट्स चाटुकार टाइप के थे, कि इनका जो चाटुकारिता कर दिया ना, ही इज़ वेरी हैप्पी, सो ही वॉज अ किंग लाइक दैट। वहीं पे जुल्फ़िकार खान जो किंग मेकर एक्ट किए थे, इन्हीं का, ही वॉज द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड ऑल द पॉलिसीज़ ऑफ द मुगल एम्पायर। नाउ
his policies towards the Rajput and Maratha had friendly relations. He was having friendly relationship with the Rajput and Maratha. इनका जो relationship था हिंदूज और मराठास के साथ वो friendly था. Attempt to improve finances, इन्होंने बहुत attempts किए थे finance को improve करना का, क्योंकि financial bankruptcy हो चुका था बहादुर शाह के रेन में. बट जहेंद्र शाह के रेन में जुल्फ़िकार खान ने मेहनत की कि नहीं हम लोग इसको इम्प्रूव करें. ही रिमूव्ड जजिया, इन्होंने जजिया रिमूव कर दिया. ही ब्रॉट इजराब और विच द रेवेन्यू फार्मिंग विच वॉज पेनफुल फॉर द फार्मिंग. और इनके रीजन में, जुल्फ़िकार खान के रीजन में एक न्यू चीज़ आता है. वो क्या होता है? रेवेन्यू फार्मिंग. इसको कहते थे इजराब. ये बहुत ही नेगेटिव फीचर हम लोग कह सकते थे, नेगेटिव पॉइंट था जो इन्होंने लाया. भले ही इन्होंने फाइनेंशियल को इम्प्रूव किया, बट जो इजराब या रेवेन्यू फार्मिंग आया वो बहुत ही पेनफुल था फार्मर्स के लिए. अगर आपका फेमिन आ गया या कुछ भी आ गया, बट एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था कि नहीं आपको इतना पे करना ही होगा. और ये कौन पे करता था? ये जो लैंडलॉर्ड्स रहते थे वो कलेक्ट करते थे. तो वो जो थे वो डायरेक्टली कलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत पेनफुल था उनके लिए. सो रेवेन्यू फार्मिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? जुल्फ़िकार खान के द्वारा. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. सबसे पहले आते हैं औरंगज़ेब, उसके बाद बहादुर शाह, उसके बाद किंग मेकर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. जहेंद्र शाह किंग बनते हैं, जो एक वीक रूलर थे, होली डिवोटेड टू प्लेजर थे, वो इन्फ्लुएंस में थे फ्लैटलर्स और फेवरेट्स के. वहीं पे जुल्फ़िकार खान जो किंग मेकर एक्ट किए थे, किंग बनाने में जहेंद्र शाह को, वो एक फ्रेंडली रिलेशन रखते थे राजपूत और मराठा स्टेट्स के साथ. अटेम्प्ट टू इम्प्रूव फाइनेंसेस था. तो जुल्फ़िकार खान ने इम्प्रूव किया, ट्राई किया कि फाइनेंस को इम्प्रूव करे, लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट रही था कि ये रेवेन्यू फार्मिंग ले आते हैं. नाउ द नेक्स्ट रूलर हु कम्स इज द फारुखसियार, और इसमें किंग मेकर कौन एक्ट करता है? सैयद ब्रदर्स. द नेक्स्ट रूलर कौन थे? फारुखसियार. ये एक बहुत ही लैक ऑफ कैपेसिटी टू रूल, इनके पास कैपेसिटी नहीं था रूल का, और ऐसे ही रूलर्स को बनाया जा रहा था किंग मेकर्स के द्वारा. सैयद ब्रदर्स ऐसे ही किंग्स को, या जो भी किंग मेकर बनता था ऐसे को ही बनाते थे कि वो इतने केपेबल नहीं रहे और जो हम कहें वो सुने वो. तो इनके पास लैक ऑफ कैपेसिटी टू रूल था. कावर्डली, क्रूअल एंड फियरलेस, बहुत क्रूअल नेचर के थे, फियरलेस थे. लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लैटरर्स एंड फेवरेट्स, ये भी फ्लैटरर्स और फेवरेट्स के अंदर इन्फ्लुएंस में हमेशा रहते थे, चाटुकार के इन्फ्लुएंस में रहते थे. और किंग मेकर्स कौन एक्ट करते हैं इसमें? सैयद ब्रदर्स. सैयद ब्रदर्स जो उसमें किंग मेकर बनते हैं. ही वॉज रिलीजियस टॉलरेंट, ये जो थे रिलीजियस टॉलरेंट रहते. औरंगजेब के बाद जितने भी लेटर मुगल्स आते हैं वो जितने भी आए वो सब रिलीजियस टॉलरेंट कम्यूनल अप्रोच के थे. एलिमिनेट जजिया, रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया को हटा देते हैं और पिलग्रिमेज टैक्स को भी हटा देते हैं. इनका रिलेशन जो था मराठा और राजपूत हिंदू स्टेट्स के साथ वो बहुत ही अच्छा था. ट्रीटी इन 1719 विथ मराठा, दे रिकॉग्नाइज शाहू एज अ किंग ऑफ द मराठा किंगडम. हम लोग देखते हैं कि जो औरंगजेब के बाद रूलर बनते हैं वो नहीं मानते हैं शाहू को रूलर, बट ये जो है ये शाहू को रूलर मानते हैं मराठा किंगडम का, और राइट दे देते हैं कि करेक्ट करने का दोनों, चौथ और सरदेश मुखी इन द 6th प्रोविंस. यही गलती कर दिए सैयद ब्रदर्स. ये दोनों, पहले ही फाइनेंशियल बैंकरप्सी था आपका, आप दोनों चीज़ डेक्कन रीजन में कलेक्ट करने दे रहे, सरदेश मुखी और चौथ, जिसके वजह से और फाइनेंस जो है वो गड़बड़ा रहा था. नाउ They made a very good attempt to improve the conditions, but it was flashed out by the court indeeds and conspiracies, paralyzed the administration at all levels. बहुत इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश किया गया, लेकिन जितने भी इंडीड्स कॉन्स्पिरेसी थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया ऑल लेवल पे. इन बहादुर शाह रेन फाइनेंशियल बैंकरप्सी, इन द जहेंद्र शाह रेन पावर स्ट्रगल बिटवीन द नोबल्स, एंड इन द फारुखसियार रेन एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज्ड एट ऑल लेवल. बहादुर शाह के रेन में हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो जाता है. जहेंद्र शाह के रेन में हम लोग क्या देखते हैं? स्ट्रगल बिटवीन नोबल्स चल रहा है, हम बनेंगे किंग, हम बनेंगे किंग. फारुखसियार के रेन में क्या हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पैरालाइज हो जाता है एट ऑल लेवल. Therefore, this led to lawlessness, disorder and financial crisis. और जिसके वजह से lawlessness हो जाता है, disorder, financial crisis हो जाता है. Soldiers became rebellious and mutinous. Soldiers जो थे वो भी rebellious हो जाते हैं, nature के mutinous हो जाते हैं. In this situation, empire is killed and the rival groups is active. हम लोग देखते हैं इस situation में जो emperor है वो kill है
और जो राइवल ग्रुप है वो एक्टिव एक्ट कर रहा है. निज़ाम उल मुल्क सैयद ब्रदर्स ऑल्सो किल्ड इन दिस सिचुएशन एंड देन मोहम्मद शाह बिकम्स द रूलर. और इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि निज़ाम उल मुल्क और सैयद ब्रदर्स दोनों को मार दिया जाता है और एक नेक्स्ट रूलर आते हैं मोहम्मद शाह. ये जो है वो एक नेक्स्ट रूलर बनते हैं. नाउ मोहम्मद शाह वॉज वीक माइंडेड रूलर. मोहम्मद शाह जो थे वो एक वीक माइंडेड रूलर थे. ही वॉज फाउंड ऑफ लग्जरी, ही निग्लेक्टेड स्टेट अफेयर्स, ही एक्टिवली टुक पार्ट इन ब्राइब्स. ये जो थे ये बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने का इनको आदत था. इनको बहुत लग्जरी लाइफ जीने अच्छा लगता था. सबको अच्छा लगता है बट ही वॉज मोर फाउंड ऑफ इट. और ये स्टेट अफेयर्स को निग्लेक्ट कर रहे थे. क्या हो रहा है बाहर उनसे इनको कोई मतलब नहीं था. ये ब्राइब लेने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे और इनके कोर्टियर्स के साथ ये भी ब्राइब ले रहे थे. ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करप्ट फ्लैटरर्स एंड फेवरेट्स. और ये इन्फ्लुएंस में थे किसके? फ्लैटरर्स और फेवरेट्स के. वही नोबल्स जो चाटुकारिता करे थे उनके फेवरेट्स और फ्लैटरर्स के इन्फ्लुएंस में ये भी थे. इन 1724 निज़ाम उल मुल्क स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद. कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. जैसे ही निज़ाम उल मुल्क 1724 में हैदराबाद एक डिफरेंट स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, उसी समय हम लोग देख लेते हैं कि मुगल का ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज डिफरेंट स्टेट स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलना, जैसे कि बंगाल, अवध, पंजाब. देन वी सी मराठा कमिंग इन द नॉर्थ इन 1737 विद सी द बालाजी बाजीराव कम्स टू दिल्ली एंड नो वन स्टॉप्ड. हम लोग देखते हैं कि पंजाब, अवध, बंगाल ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंस कहने लगते कि हम मुगल एम्पायर के साथ नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए हम लोग. फिर हम लोग देखते हैं कि पंजाब, फिर देखते हैं कि मराठा कमिंग टू द नॉर्थ. बालाजी बाजीराव जो मराठा के रूलर थे, पहले तो मुगल्स उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि साहू है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट बालाजी बाजीराव दिल्ली आते हैं और उनको कोई स्टॉप नहीं कर पाता. सो दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम. नाउ फाइनली द बैटल ऑफ कर्नल in 1739 and Battle of Panipat in 1761 and this was end of Mughal Empire. हम लोग देखते हैं कि Battle of Karnal होता है 1739 में और Battle of Panipat होता है 1761 में. इसके बाद मुगल का कंप्लीट डिक्लाइन हो जाता है बट देयर एग्जिस्टेंस कंटिन्यू टू 1857. लेकिन उनका एग्जिस्टेंस जो था वो 1857 तक दिखता है बिकॉज ऑफ वेरियस पावर कंटेंडर्स इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे पावर कंटेंडर्स थे इंडिया में. हम बनेंगे. फाइंड इट यूजफुल टू हाइड बिहाइंड द नेम ऑफ द मुगल. वो लोग यूजफुल फाइंड करते थे मुगल के नेम के पीछे हाइड कर जाने के लिए और एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते रहते थे. शाह आलम II in 1759 केम टू पावर एंड 1765 बिकेम द पेंशनर ऑफ द मुगल एम्पायर. शाह आलम II जो है वो 1759 में मुगल एम्पायर में किंग बन जाते हैं, लेकिन 1765 में ही वो एक मेयर पेंशनर रह जाता है. जो ब्रिटिश रहते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके स्टेट के अफेयर्स को देखेंगे, हम आपको इतना पेंशन देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस एम्पायर बन के रहिए, सारा चीज़ हम देखेंगे. और ये चीज़ शाह आलम जो एक्सेप्ट कर लेते हैं. Now, the pensioner of the Mughal Empire in 1772, the Maratha approach to Delhi. Now, the Mughal became pensioner of the British. Then, in 1808 to 1857, Mughals were under the protection of East India Company. और हम लोग देखते हैं कि 1808 से 1857 तक मुगल्स जो थे वो किसके प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं. तो now the Mughal were just the mere pensioner of the East India Company. They did not had any power, no power, but still we see that till 1857 their influence was there because there were many power contenders. So we are done with the decline of Mughal Empire. Now हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि मराठा, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक वो अलग घूमे और उन लोगों का क्या क्या फीचर्स था वो सब हम लोग देखेंगे. सो वी आर डन विद this topic. So the next topic will be in the next video. Thank you everyone.